हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामचंद्र ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि अगर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रख के एक नया बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 में चले जाएंगे। सो हम लोगों को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये आज का टॉपिक है कि बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम में कौन कौन सा फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सो आज का क्लास मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। सो आज का जो क्लास है मैंने आप लोगों को हेडिंग बता चुका हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में किन किन बेसिक फैक्टर्स को दिमाग में रख के बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो 10 बेसिक फैक्टर्स को दिमाग में रखना होगा जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे। तब देखो, बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारा प्लानिंग करना होता है, बहुत सारा रिसोर्सेज का नीड होता है। उन रिसोर्सेज को, प्लानिंग को एक प्रॉपर वे में अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो तो प्रॉपर आप बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो फाइनेंस चाहिए होगा, फिजिकल रिसोर्स चाहिए होगा, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो ही आप एक बेस्ट बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है। सो अगर मान लो कि आपको एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है, एक सपोज आपको फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट को बनाओगे, प्लस मेरा फैक्ट्री किस लोकेशन पे होगा, मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए फंड्स कहाँ कहाँ से मिलने वाला है, किन किन वर्करों को मैं अपॉइंट करूँगा एक फैक्ट्री में लाने के लिए। तो बहुत सारा वर्क हम लोगों को करना पड़ता है। तो उन्हीं बेसिक फैक्टर्स को आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला हम लोग का फैक्टर होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमको किस लाइन में आपको जाना है ये आपको चूज करना होगा। मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है ना आपको ट्रेडिंग लाइन में जाना है, मतलब आपको व्यापार करना है ना सामान को बनाना है, ये आपको सबसे पहले चूज करना होगा। मतलब आपका बिजनेस का नेचर क्या होगा, आप लोग किस तरीके के गुड्स एंड कमोडिटीज में आप लोग डील करने वाले हो। सबसे पहले हमको ये लाइन चूज करना पड़ता है। अब ये लाइन आप कैसे चूज करोगे, देखो कि सोसाइटी में नीड किस चीज का है। अगर मान लो सोसाइटी डिमांड कर रहा है कि आप लोग कंज्यूमर गुड्स बनाओ, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डायरेक्ट ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ऐसा गुड्स बनाओ, तो आपको उस तरीके से गुड्स को बनाना होगा। अगर सोसाइटी का डिमांड है कि ना कैपिटल गुड्स बना, कैपिटल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसके यूज से हम लोग दूसरा गुड्स को बनाएंगे, तो हम लोगों को सोसाइटी के हिसाब से देखना होगा कि हमको किस तरीके के लाइन में या किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोगों को सोसाइटी में बेचना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में। मतलब इसमें क्या बोला गया, देखो कि द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर और न्यू बिजनेस इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। मतलब किस नेचर का, किस टाइप का बिजनेस आप लोग स्टार्ट करोगे। द एंटरप्रेन्योर का मतलब है मालिक, ठीक है ना। द एंटरप्रेन्योर वुड प्रिपेयर टू लाइन और ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज मोर प्रॉफिट एंड लेस रिस्क। अभी देखो, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे ना कि किसमें प्रॉफिट ज्यादा है और रिस्क कम है, तो आप फटक से ये बिजनेस को चूज कर पाओगे। तो आप लोग भी, सबका मेंटेलिटी सेम ही होता है कि भाई प्रॉफिट ज्यादा चाहिए और लॉस तो भाई कम चाहिए, तो इस तरीके का बिजनेस को आपको चूज करना चाहिए। तो दिस डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बाय काइंड ऑफ द टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये मालिक या एंटरप्रेन्योर की नॉलेज, ये स्किल्स पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना तो फटाक से वही स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखो कि किस लाइन में मुझे जाना चाहिए कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और सोसाइटी गुड्स का डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सबसे पहला पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। फिर नेक्स्ट आपका होता है साइज ऑफ द फर्म। अब देखो, आप लोगों ने कोई भी लाइन एक सेलेक्ट कर ली, या तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, या तो मुझे ट्रेडिंग में जाना है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बेचूंगा, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म या कंपनी का मतलब, अब आप डील ज्यादा कमोडिटी का करोगे ना कम कमोडिटी का करोगे, इसमें आपका फर्म का साइज डिसाइड होने वाला है। मतलब आप गुड्स को लार्ज स्केल में बेचने वाले हो ना एक दो जगह ही बेचने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। इससे कि आपका बिजनेस का स्केल पता चलेगा कि ग्रोथ कितना करना है आपको फ्यूचर में। देखो, अगर मान लो कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा करना है, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आपको बिजनेस का साइज बड़ा करना होगा ये नहीं करना होगा, ऑब्वियसली करना होगा। अगर आपको प्रॉफिट कम चाहिए तो बिजनेस का साइज छोटा भी करने से काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ द बिजनेस। द साइज और स्केल ऑफ द फर्म इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी
kept in mind at the time of the starting the business. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं ये डिसाइड करना होगा कि मेरा बिजनेस बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये भी डिसाइड करना होगा. This includes the decision whether set up the large scale or small scale business. These factors depend upon the number of factors like availability of finance, market condition, etc. अब देखो आप लोगों को बिजनेस बड़ा करना है या छोटा बनाना है, इसमें बहुत तरीका का फैक्टर्स पे आपका बिजनेस डिपेंड है. जैसे कि मान लो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, फाइनेंस बहुत है, तो आप आराम से बिजनेस बड़ा कर सकते हो. लेकिन आपका फाइनेंस अगर लिमिटेड होगा तो बिजनेस का साइज भी क्या होगा, लिमिटेड ही होगा. क्या होगा, अगर रिसोर्सेज बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा कम दाम में मिल रहा है, तो आपका बिजनेस क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा. लेकिन रिसोर्स उतना नहीं है, रिसोर्स कॉस्टली मिलता है, तो बिजनेस का साइज क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ द एंटरप्रेन्योर इज confident enough that the demand of the product or service would be high, he can arrange the funds required of it and he can go for the large scale business. मतलब अगर एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक को लग रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसका फ्यूचर में डिमांड बहुत होने वाला है, वो उसका प्रोडक्ट मार्केट को फोड़ने वाला है, तो वो क्या करेगा भाई, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा. और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, बिजनेस का स्केल भी क्या होगा, बिजनेस का साइज भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा. तो ये एंटरप्रेन्योर के पे डिपेंड रहता है कि एंटरप्रेन्योर क्या सोच रहा है. अगर उसे लग रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बहुत होने वाला है, तो बिजनेस क्या करेगा, वो क्या करेगा, फंड और अरेंज करेगा और बिजनेस का साइज को क्या करेगा, बड़ा करेगा. तो ये हो गया. बट इफ द मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन, रिस्क आर हाई, द फंड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, देन स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस शुड बी अडॉप्टेड. अगर फंड नहीं है, उसका प्रोडक्ट उतना चलेगा या नहीं चलेगा, उसका गारंटी नहीं है, तो वो छोटा बनाएगा, बिजनेस को छोटा स्टार्ट करेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब देखो ओनरशिप, देखो यहाँ पे लिखा ना चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनर कौन होगा, एक ओनर होगा ना, मेरे बिजनेस में 2-4 ओनर होंगे. तो ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सिंगल मालिक होऊंगा ना, कि मैं अपना बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट करूँगा, 2-3 मेंबर को स्टार्ट करूंगा, लेके स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से ना मैं पार्टनर्स और बनाऊंगा, शेयर होल्डर्स बनाऊंगा. तो ये डिसाइड आपको करना होता है कि मेरा बिजनेस में मालिक एक रहेगा ना, मेरा बिजनेस में मालिक 2 रहेगा ना, मेरे बिजनेस में मालिक 10 रहेंगे. तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा आपको ओनरशिप चूज करना है. आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन एंड स्केल ऑपरेशन, द एंटरप्रेन्योर डिसाइड अबाउट द ओनरशिप और फॉर्म ऑफ बिजनेस. द बिजनेस में भी टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब सोल प्रोप्राइटर, देखो ये में वर्ड है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब मेरा बिजनेस का हम खुद ही मालिक है. ठीक है, सिंगल मालिक, सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनरशिप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब बिजनेस साथ में स्टार्ट करेंगे ना, तो भैया वो पार्टनरशिप कहलाता है. ठीक है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी जो बनेगा. ठीक है, ईच फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, लायबिलिटी ऑफ ओनरशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज. और ये सब जो भी चीज होता है ना, ये ओनरशिप ये आपका डिपेंड होगा बहुत सारा फैक्टर्स पे, लाइक फंड्स कितना चाहिए, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स कितना होना चाहिए, बहुत सारा फैक्टर्स में क्या होगा, डिपेंड होगा. मतलब ये आपको ओनरशिप वाला बताता है कि आप सिंगल चलाओगे बिजनेस ना, मल्टीपल्स को लेके आओगे साथ में. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट फिर होगा लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज. आप लोगों ने सोच लिया कि हाँ ये तो भाई हो गया, अब मेरा बिजनेस कहाँ पे होगा, मेरा बिजनेस का लोकेशन कहाँ होगा. तो देखो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो आप इस तरीके का लोकेशन ढूंढो जहाँ पे क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल बहुत सस्ता में मिल जाए. क्या मिल जाए, बहुत सस्ता में मिल जाए. अगर आप ऐसा जगह दुकान खोलना आपको खोलना चाहिए जहाँ पे क्राउडेड एरिया हो, तो ये आप पे डिपेंड होगी कि लोकेशन ऑफ द बिजनेस क्या होना चाहिए. ठीक है, लोकेशन अगर आपका सही सेलेक्ट हुआ तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा से ग्रो करेगा. अदरवाइज अगर आपका लोकेशन क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बिजनेस ग्रो उतना कर नहीं पाएगा. लेट्स सपोज आप लोगों ने क्या किया, ऐसा जगह एक दुकान या बिजनेस को स्टार्ट किया जहाँ पे उतना क्राउड है ही नहीं, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं. तो आपको बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट करना होगा, क्राउडेड एरिया में करो जिससे कि लोग आपका प्रोडक्ट को खरीदे, अच्छा होगा. अगर आपको मैन्युफैक्चर करना, गुड्स को बनाना है, तो ऐसा जगह बनाओ, ऐसा जगह कंपनी को स्टार्ट करो जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत सस्ता में मिले. अगर रॉ मटेरियल सस्ता में, गुड्स का दाम कम, प्रॉफिट ज्यादा. ठीक है, यहाँ पे ये लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, so whether the enterprise is to be located is the another very important decision which is to be taken by the entrepreneur. If any wrong decision is taken, there would be the influence the cost, profitability and growth of the business. अगर मान लो उसने रॉन्ग लोकेशन को चूज कर लिया, जिससे क्या होगा, उसका कॉस्ट भी हाई होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, बहुत दिक्कत है भाई. फिर नेक्स्ट होगा, ये सब होगा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन. ये मेन वर्ड है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन. इसका मतलब होगा कि भाई आप लोगों ने बिजनेस को लोकेशन सेटअप कर लिया, किस लाइन में जाना वो सेटअप हो गया, सब चूज हो गया. ठीक है, मैं सिंगल ही चलाऊंगा, ओनरशिप डिसाइड हो गया. उसके बाद आपको तो फाइनेंस भी जरूरी होगा ना. बिजनेस को अगर चलाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए.
तो सबसे फिर आपको ये डिसाइड करना होगा भाई पैसा कहाँ कहाँ से मेरा आने वाला है, किस किस सोर्सेज से मैं पैसा लूंगा। मैं बैंक से लोन लूंगा ना, मेरे पास जो पैसा मैं वही इन्वेस्ट करूंगा, ना मैं पापा से मांगूंगा, मम्मी से मांगूंगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये होता है आपका फाइनेंसिंग की प्रोपोजिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका होगा, क्योंकि देखो अगर फाइनेंस नहीं है तो आप रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाओगे, एडवर्टाइज कर नहीं पाओगे, तो आपका प्रोडक्ट ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल फैसिलिटीज। अब फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब होता है कि अगर आप लोग मान लो कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ये सामान बनाऊंगा, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, और भी बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए होगा जिससे कि सामान बना के आप लोग बेचोगे मार्केट में, ठीक है। अगर आप लोगों को न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करना होगा तो लैंड चाहिए होगा, भाई लैंड तो हर जगह चाहिए होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये होगा फिजिकल, क्या होगा आपका फिजिकल फैसिलिटीज, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द फिजिकल, लाइक मशीनरी इजिली अवेलेबल है या नहीं है, लैंड इजिली अवेलेबल है या नहीं है, रॉ मटेरियल्स मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अदर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिसीजन इज रिलेटिंग टू फैक्टर डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। और ये सब भी आपके बिजनेस के साइज पे ही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस बड़ा है तो मशीन भी ज्यादा चाहिए, बिजनेस छोटा है तो मशीन भी कम चाहिए। फिर प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी मशीन्स लेके आओगे ना, वो कैसे कैसे अरेंज करोगे। जैसे कि मान लो कि मुझे चावल बनाना, मान लो कि मुझे चावल बनाना से पहले चावल बनाना, उसको पैकेटिंग भी करना है, तो सबसे पहले एक मशीन होगा जो चावल को, जो आपका धान होता है ना, धान को कन्वर्ट करेगा राइस में, एक मशीन होगा। दूसरा मशीन क्या होगा, उसको अच्छा से क्या करेगा, फिल्टर करेगा सामान को, ठीक है, उसको एकदम मतलब जो भी धूल मिट्टी होगा उसको एकदम प्यूरिफाई कर देगा। फिर नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा, पैकेटिंग करेगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, आपका मशीन सेटअप होगा, तो जिससे क्या होगा, आपको गुड्स आपका बेटर होगा, ठीक है। तो प्लांट लेआउट में यही हमको देखना है। द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर डिसाइडिंग द फिजिकल फैसिलिटीज इज डिसाइडिंग अबाउट द प्लांट लेआउट। द लेआउट means the physical arrangement of the machine and requirement need for the manufacturing the products. The enterprise should draw a layout plan showing the arrangement of this, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि आपने देखो आपने मशीन एक यहाँ पे लगा दिया और एक दूसरा जगह में 2 किलोमीटर दूर में लगा दिया मशीन, ठीक है, या दूसरा जगह में लगा दिया मशीन, इससे क्या होगा, यहाँ पे बना फिर वहां पे ले जाओ तो कॉस्ट बहुत हाई होगा। तो आपको प्लांट लेआउट इस तरीके से सेटअप करना होगा कि मान लो कि लेट सपोज आपको पेन बनाना है, अब पेन बनाने के लिए बहुत सारा प्लांट बैठाना होगा। एक प्लांट आपको इंक बनाएगा, तो एक प्लांट आपका ये इसका पूरा बॉडी को डिजाइन करेगा, फिर एक प्लांट आपका इसको पैकेटिंग में डालेगा। तो इस तरीके से मशीन को आपको अरेंज करना होगा सिस्टमेटिकली, इसको होता है आपका प्लांट लेआउट। फिर होगा नेक्स्ट कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट ऑफ वर्कफोर्स। मतलब इसका मतलब समझो कि एन इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट बी डू एवरीथिंग अलोन। ये देखो एक सिंगल पर्सन पूरा सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता है, मतलब पूरा काम एक इंडिविजुअल पर्सन कर नहीं सकते, इसके लिए स्टाफ चाहिए होगा, वर्कफोर्स अच्छा चाहिए होगा जो मेहनत करे, काम करे, आपके साथ मिलके काम करे, जिससे कि क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये भी आपको देखना होगा। मतलब यहाँ पे एन इंडिविजुअल person cannot do everything alone. He needs the competent and commitment of the workforce to convert the raw materials and other resources into the desired outputs. मतलब आपको इस तरीका का पर्सन चाहिए होगा जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करे आउटपुट में, आपके साथ मिलकर काम करे, आपको हेल्प करे, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो, सो दिस डिसीजन आर रिगार्डिंग the requirement of the number of skill, unskilled and managerial staff necessary, means the training and motivating the employees and also decided while deciding the on the workforce, ठीक है। ये सब भी आपको देखना होगा कि आपका काम करने वाले लोग अच्छा है या नहीं है, उन लोग को समय समय मोटिवेट करना होगा। फिर एक अच्छा वर्कफोर्स तैयार करो जिससे कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करे। ये सब हो जाने के बाद लास्ट आपका होगा टैक्स प्लानिंग। क्या करना होगा, 9th पॉइंट आपका टैक्स प्लानिंग। अब देखो भाई टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा, उसके लिए आपको बहुत सारा प्लानिंग करना होगा कि भाई ऐसा ये करना होगा, ऐसे ये करना होगा, इससे कॉस्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत सारा नंबर ऑफ थिंग्स आपको ध्यान रखना होगा, गवर्नमेंट का पॉलिसीज पढ़ना होगा, तो आप टैक्स प्लानिंग कर पाओगे। तो मतलब देयर आर द नंबर ऑफ टैक्स लॉस व्हिच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर हैज टू consider this tax laws in advance and needs to consider the liability under the different tax laws and must be planned accordingly। मतलब आपको जब भी टैक्स प्लान करना है तो सीए के पास जाओ, उससे आप प्रॉपर गाइडेंस लो, भाई कैसे ऐसे कैसे होगा, मेरा मशीन ला रहा है तो उसमें मुझे छूट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा जीएसटी कटेगा नहीं कटेगा, सब कुछ का टैक्स प्लानिंग करो, ठीक है। ये नेक्स्ट प्लान, ठीक है। आपके प्रोडक्ट में कितना आप टैक्स लगाने वाले, ये भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद सब होने के बाद लास्ट में आप क्या करो, अपना एंटरप्राइज को लॉन्च करो। क्या करो, लॉन्च करो, ठीक है। आफ्टर टेकिंग ऑल द डिसीजन सक्सेसफुली the entrepreneurs can go ahead with launching the enterprise. By launching the enterprise, we mean the mobilizing the various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production and starting the sales of promotion campaigns। ये सब चला, मतलब कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आप एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करना स्टार्ट करो, सेल को प्रमोट करो,
ठीक है, उसके बाद से लीगल फॉर्मेलिटी जो भी छूटा हो सबको पूरा करो, ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा बिजनेस और एक सच्चा बिजनेस क्या होगा, स्टेब्लिश होगा। ठीक है, आई होप आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले। सो आज से क्लास फाइनली करता हूँ मैं।